वंदे मातरम साथियों। आज की क्लास में हम 16 जनवरी को करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं और मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लगातार रोज़ कंटिन्यू इस क्लास को लेते हैं और आपको आपके करंट अफेयर्स और थोड़ा जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है उसमें भी सुधार जरूर दिख रहा होगा। तो इस क्लास को आप निश्चित अपने जीवन का अंग बना लीजिए, अपनी दिनचर्या का एक भाग बना लीजिए इसमें, और रोज़ इसे आप ज़रूर देखा करें जिससे आपका जो रिवीजन ठीक हो सके और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके और एग्ज़ाम में आपकी जो क्वेश्चन को सही करने की एक्यूरेसी होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी आपको डेली क्लास लेने से। पहला प्रश्न है, हाल ही में तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किसने किया है? तो अभी रूस ने निर्यात कर दिया है भारत को जो छठी और अंतिम इकाई है 1000 मेगावाट की कुडनकुलम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में स्थापित करने के लिए। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र यह तमिलनाडु में स्थित है और इंडिया और रशिया ने मिलकर जो इसे स्थापित किया था। इंडिया ने रशिया के सहयोग से इसे स्थापित किया था और 1988 से यह परियोजना प्रारंभ होती है स्थापना करने की। तो इसके तहत 5 इकाइयाँ स्थापित हो चुकी है। अब अंतिम छठी इकाई भी निर्यात कर दी है रूस ने, तो भारत में यह स्थापित होगी कुडनकुलम संयंत्र में जो कि 1000 मेगावाट की रहने वाली है। 1000 मेगावाट की 6 जो इकाइयाँ इसमें स्थापित की जानी थी, इसमें से अंतिम इकाई भी अब आ चुकी है। तो जो छठी इकाई है उसके उपकरण निर्यात कर दिए गए हैं रूस के द्वारा भारत को, और यह अंतिम इकाई होगी 1000 मेगावाट की कुडनकुलम परमाणु संयंत्र की। और रूस की किस कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है? तो जो रोसोटोम कंपनी है रूस की, रोसोटोम कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और यह किस प्रकार का जो रहने वाला है परमाणु संयंत्र? तो जो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर परमाणु संयंत्र यह है, किस प्रकार का है? तो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर परमाणु संयंत्र है यह। भारत में कुल 7 जगह पर परमाणु संयंत्र स्थित है, 7 राज्यों में, और कुल 22 रिएक्टर है वर्तमान में बड़े। तो 7 कौन से परमाणु संयंत्र है हमारे? तो जो रावत भाटा है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है हमारा रावत भाटा परमाणु संयंत्र। काकरापारा परमाणु संयंत्र गुजरात में स्थित है। तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में। केगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में। कुडनकुलम और कलपक्कम दोनों परमाणु संयंत्र यह तमिलनाडु में है। और नरोरा परमाणु संयंत्र हमारा उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा था? तो यह अप्सरा था और यह ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था भारत का पहला परमाणु संयंत्र। और अगर बात करें भारत में कहाँ पर जो परमाणु ऊर्जा है इसके लिए यूरेनियम की प्राप्ति भारत को कहाँ से होती है? यूरेनियम भारत की किस खदान से निकलता है? तो आपको झारखंड की एक खदान मिलेगी जादूगोड़ा की खाने, यहाँ से भारत को यूरेनियम की प्राप्ति होती है। अच्छा, भारत में एक और जो परमाणु ऊर्जा के लिए प्रयोग में लाया जा सकता खनिज, जो परमाणु खनिज है वह प्राप्त होता है कहाँ से? थोरियम। कौन से? थोरियम की प्राप्ति होती है। और कहाँ से होती है? जो केरल के जो तट है यहाँ पर एक प्रकार की रेत है जिसे मोनोजाइट रेत कहा जाता है, मोनोजाइट रेत। तो हमें थोरियम की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो केरल की मोनोजाइट रेत से हमें थोरियम की प्राप्ति होती है। और अभी हाल ही में परमाणु के ऊपर जो मूवी आई थी ओपनहाइमर, इसे ऑस्कर अवार्ड मिला था 2024 का, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय वनडे में 70 गेंदों में देश के लिए सबसे तेज शतक लगाने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो महिला अंतर्राष्ट्रीय वनडे में 70 गेंदों में शतक किसने लगाए हैं? स्मृति मंधाना ने। और ऐसा करने वाली प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने 70 गेंदों में सबसे तेज शतक लगाया है अंतर्राष्ट्रीय मैचों में, 50 ओवर के मैचों में। स्मृति मंधाना जी इन्होंने 70 गेंदों पर शतक लगाए हैं और वनडे इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय महिला बन गई है स्मृति मंधाना जी। और किसके विरुद्ध लगाया है? जो आयरलैंड के खिलाफ है, इन्होंने आयरलैंड के विरुद्ध यह जो है शतक लगाया है। इसमें और भी रिकॉर्ड बने हैं कई। जो 10 वनडे शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी कौन बन गई है? तो 10 वनडे शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी हमारी स्मृति मंधाना जी है। इसमें भारत ने सर्वोच्च स्कोर बनाया है, अपना वनडे मैच का सर्वोच्च स्कोर भारत ने यहीं पर बनाया है। कुल 435 रन भारत ने बनाए थे और भारतीय महिला टीम है उसकी सबसे बड़ी जीत भी यही है। 304 रनों से इन्होंने
विजय प्राप्त की आयरलैंड के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा स्कोर भी भारतीय महिला टीम के वनडे में 435 रन इसी में रहे। सबसे बड़ी जीत भी इसी में रही भारतीय महिला टीम की। अगर देखें स्मृति मंधाना जी से ही जुड़ा हुआ फैक्ट, तो जो दूसरा जो वुमेन प्रीमियर लीग हुआ था, जो WPL हुआ था, इसमें RCB की कप्तान कौन थी? तो RCB की कप्तान स्मृति मंधाना जी थी और RCB ने यह खिताब जीता था। और पुरुष IPL किसने जीता था? तो यह इंडियन प्रीमियर लीग किसके द्वारा? KKR के द्वारा जीता गया था। सनराइजर हैदराबाद को हराकर KKR ने यह खिताब जीता था 2024 के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की घोषणा की है? तो ईरान ने अपनी राजधानी भविष्य में परिवर्तित करने की घोषणा की है और वह जो मकरान को अपनी राजधानी बनाने वाला है। ईरान की बात करें तो वर्तमान में इसकी राजधानी तेहरान है और भविष्य में यह अपनी राजधानी दक्षिणी मकरान को बना सकता है। और क्यों यह अपनी राजधानी परिवर्तित करेगा, इसके क्या कारण है? तो यहाँ पर जो वर्तमान राजधानी है तेहरान, यहाँ पर प्रदूषण अधिक हो चुका है, जो पानी की यहाँ पर कमी है और जो मकरान है, जो दक्षिणी मकरान है, यह इसकी एक जो लोकेशन है यह खास है, समुद्री तट से लगा हुआ, और इसी की खास लोकेशन के कारण मकरान को राजधानी बनाया जाएगा। ये जो मकरान ये ओमान की खाड़ी से सीमा बनाता है, हरमुज जल संधि के पास है जो मकरान शहर है, तो इसकी अवस्थिति महत्वपूर्ण स्थान पर बनती है मकरान की, इसलिए तेहरान की जगह मकरान को राजधानी बनाया जाएगा। और जो चाबहार पोर्ट है, चाबहार पोर्ट भी आपको यहीं पर दिखाई देगा, जो मकरान का तट है यहीं पर चाबहार पोर्ट है जिसे भारत ने विकसित किया है। तो इस पोर्ट का भी लाभ उठाने के लिए जो ईरान है अपनी राजधानी को मकरान स्थानांतरित करेगा तेहरान से। ईरान की बात करें तो यहीं पर दो प्रसिद्ध मरुस्थल है, दस्त-ए-लूत और दस्त-ए-कबीर मरुस्थल यहीं पर स्थित है। और जो आर्द्र भूमि स्थल है उनके लिए रामसर कन्वेंशन भी ईरान के रामसर शहर में होती है। कब? 2 फरवरी 1971 को यह रामसर कन्वेंशन होती है। अभी हाल ही में जो कुछ समय पहले इंडोनेशिया ने भी अपनी राजधानी परिवर्तन करने की घोषणा की थी, तो जो जकार्ता से न्यू संतारा को अपनी राजधानी बना सकता है भविष्य में इंडोनेशिया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया गया है अजीत कुमार मोहंती जी की अध्यक्षता में। अजीत कुमार मोहंती को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग इसका पुनर्गठन किया गया है और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो जो अजीत कुमार मोहंती जी है, अजीत कुमार मोहंती जी, इन्हें परमाणु ऊर्जा आयोग का जो हेड बनाया गया है। और इसमें 2 सदस्यों के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो जो TV सोमनाथन जी है, TV सोमनाथन जी जो वर्तमान में हमारे कैबिनेट सचिव है, और अजीत कुमार डोभाल जी जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। तो TV सोमनाथन जी और अजीत डोभाल जी को इसमें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है परमाणु ऊर्जा आयोग में। अगर बार्क की बात करें तो परमाणु के क्षेत्र में भारत की सर्वोच्च संस्था है बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ट्राम्बे महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है बार्क का। और भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक किसे कहा जाता है? तो परमाणु ऊर्जा के जनक भारत में जो भाभा पर जो होमी जहांगीर भाभा थे इन्हें माना जाता है, इसलिए इनके सम्मान में इसका नाम रखा गया भाभा एटॉमिक रिसर्च, किसके? होमी जहांगीर भाभा के नाम पर। इसके हेड वर्तमान में कौन है? तो विवेक बसिन जी वर्तमान में हेड है बार्क के। परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो डाल्टन के द्वारा दिया गया था परमाणु सिद्धांत, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें परमाणु की बात करें तो यूरेनियम 235, जो यूरेनियम 235 है, इसका जो परमाणु ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसका ईंधन के रूप में। और ये जो है इसमें प्रदूषण नहीं होता है, अर्थात जो कम क्षमता में अधिक बिजली का उत्पादन होता है परमाणु के द्वारा। तो भारत में भी परमाणु ऊर्जा से द्वारा बिजली बनाई जाती है। और जो परमाणु बम होते हैं ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो नाभिकीय विखंडन के जो आधार है, नाभिकीय विखंडन के आधार पर कार्य करते हैं परमाणु बम। और जो हाइड्रोजन बम है एक सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करते हैं जो हाइड्रोजन बम होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहाँ लॉन्च किया है? तो लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और भारतीय नौसेना की दूसरा बहुउद्देशीय पोत है या उत्कर्ष, इसका कहाँ से लॉन्च किया गया है? चेन्नई से इसे लॉन्च किया गया है। अभी 4 जहाज लॉन्च हुए जिसमें
उत्कर्ष, जिसे INS उत्कर्ष को चेन्नई से लॉन्च किया गया है और इसका निर्माण L&T लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा किया गया है और यह मल्टीपर्पस वेसल्स है, अर्थात इसका कई कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है INS उत्कर्ष का। और इसे लार्सन एंड टुब्रो कंपनी है उसने बनाया है और यह दूसरा जहाज है इस श्रेणी का। तो इसको लॉन्च कहाँ से किया गया है, तो चेन्नई का जो कटुपल्ली स्थान है यहाँ से इसे लॉन्च किया गया है। और इससे पहले कौन लॉन्च हो चुका है, अगर ये दूसरा है तो इससे पहले फर्स्ट जो लॉन्च हुआ था वह INS समर्थक था। INS समर्थक पहले लॉन्च हो चुका है। 3 जहाज़ों को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी लॉन्च किया गया है, INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वाकशीर को जो कि परमाणु पनडुब्बी जो डीजल पनडुब्बी थी हमारी, जो स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियाँ थी उसमें छठी और अंतिम परमाणु पनडुब्बी थी हमारी INS वाकशीर। INS सूरत, इसका निर्माण हमने प्रोजेक्ट 15 प्रोजेक्ट 15 के तहत किया था और इसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है और यह मिसाइल विध्वंसक जो मिसाइल विध्वंसक जहाज रहने वाला है, जो मिसाइल से जो है जहाज़ों को विध्वंस करने वाला। INS नीलगिरी, इसका निर्माण प्रोजेक्ट 17A के तहत किया गया है, प्रोजेक्ट 17A के तहत INS नीलगिरी। और ये जो फ्रिगेट जहाज है, अर्थात ये छोटा फ्रिगेट स्टील्थ फ्रिगेट जहाज है, अर्थात स्टील्थ मतलब यह राडार की पकड़ में नहीं आता है और फ्रिगेट अर्थात छोटा, तो यह फ्रिगेट जो स्टील्थ फ्रिगेट जहाज है INS वाकशीर, यह छठी परमाणु पनडुब्बी हमारी डीजल से संचालित परमाणु पनडुब्बी है यह। और प्रोजेक्ट 75 के तहत इसका निर्माण किया गया है इंडिया और फ्रांस के द्वारा। जो 6 पनडुब्बियाँ लॉन्च हुई थी प्रोजेक्ट 75 के तहत, तो अंतिम छठी पनडुब्बी अभी लॉन्च हुई है INS वाकशीर। और इन तीनों का निर्माण किसने किया है, जो हमारे INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वाकशीर का, तो इनका निर्माण मझगांव डाक लिमिटेड में किया गया है। जो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है यह इंडिया और फ्रांस ने इसका निर्माण किया है। और 6 कौन सी पनडुब्बियाँ है यह, तो कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर और वाकशीर, इन 6 परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत और फ्रांस ने मिलकर किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने यूनेस्को विरासत को प्रमाण पत्र मिला है। हाल ही में किसे यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र मिला है, तो जो असम का चराईदेव मोइदम है, आपको पता है चराईदेव मोइदम है, यह यूनेस्को का 43वां स्थल घोषित हुआ था भारत का, तो अभी इसको प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। पहले इसकी घोषणा हुई थी और अब प्रमाण पत्र मिला है। यूनेस्को की बात करें तो विश्व धरोहर स्थल कितने हैं यूनेस्को में शामिल भारत के, तो कुल 43 विश्व धरोहर स्थल है भारत में यूनेस्को के। अगर विश्व में बात करें, विश्व में सर्वाधिक कहाँ के स्थल शामिल है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में, तो इटली के जो 60 स्थल है इसमें शामिल है। भारत के कुल 43 स्थल शामिल है, जिसमें से 35 प्राकृतिक है, 35 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है, जिसमें 43 में से 35 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। मिश्रित कौन सा है, कंचनजंगा, जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह मिश्रित में आता है और ये कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में स्थित है। तो 35 सांस्कृतिक है, 35 सांस्कृतिक और 7 प्राकृतिक है। अगर 43वें की बात करें मोइदम की, तो मोइदम को भी प्रमाण पत्र मिला है और इसकी घोषणा कब हुई थी मोइदम को जो विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की, तो यह घोषणा भारत में आयोजन हुआ था जब यूनेस्को की 46वें क्रम की बैठक का नई दिल्ली में, यहाँ पर मोइदम को शामिल होने की घोषणा की गई थी। अगर बात करें यह असम साम्राज्य से संबंधित है मोइदम, और जो अहोम साम्राज्य था, असम का जो अहोम साम्राज्य था, इनके जो राजा थे उनको दफन किए गए टीले हैं यह। और जो मोइदम है इसका अर्थ क्या होता है, तो आत्मा का घर इसका अर्थ होता है मोइदम का। अगर बात करें जो असम का मोइदम है, मोइदम इसे शामिल किया गया विश्व धरोहर सूची में, तो उत्तर पूर्वी भारत का पहला सांस्कृतिक धरोहर है। आपको ध्यान रखना है सांस्कृतिक धरोहर पहला है, लेकिन प्राकृतिक इसके पहले भी शामिल हो चुका है काजीरंगा, जो कि असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन मोइदम यह उत्तर पूर्वी भारत का पहला सांस्कृतिक धरोहर है जो यूनेस्को में शामिल हुआ है। कुछ स्थल की बात करें भारत के, जो किस राज्य में स्थित है यूनेस्को धरोहर स्थल, 42वां हमारा यूनेस्को धरोहर स्थल होयसल था, और होयसल कहाँ पर स्थित है, होयसल के मंदिर कर्नाटक में। 41वां रामसर स्थल, जो 41वां हमारा यूनेस्को स्थल था शांति निकेतन, और ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। और जो यहाँ पर एक विवेकानंद जी के द्वारा जो विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था वह भी इसमें शामिल किया गया है।
40वां कौन सा था, धोलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है धोलावीरा। और 39वां स्थल कौन सा था, रामाप्पा मंदिर था जो कि तेलंगाना में। 39वां रामाप्पा मंदिर, 40वां धोलावीरा, 41वां शांतिनिकेतन और 42वां हुलेश्वर के मंदिर थे जो कि कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मवेशियों से संबंधित कनुमा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो कनुमा महोत्सव का आयोजन तेलंगाना में हुआ है और मवेशियों से संबंधित त्योहार है यह। कनुमा महोत्सव इसका आयोजन कहाँ पर, तेलंगाना में हुआ है और मवेशियों से संबंधित त्योहार है यह। और 16 जनवरी से इसका शुभारंभ हो चुका है कनुमा महोत्सव का तेलंगाना में। और इस दिन मवेशियों और कृषि उपकरण उनकी पूजा की जाती है। जो कनुमा महोत्सव है इसके तहत तेलंगाना में कृषि उपकरणों और मवेशियों की पूजा की जाती है। और एक और त्यौहार अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश की एक जनजाति ने मनाया है, वह कौन सा है, तो जो बोडा त्यौहार है जिसे माघो त्यौहार भी कहा जाता है। बोडा त्यौहार या माघो त्यौहार यह हिमाचल प्रदेश की जो हट्टी जनजाति है इसके द्वारा मनाया जाता है। और कनुमा त्यौहार कहाँ का, तेलंगाना का है। अभी हाल ही में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में अरुणाचल प्रदेश में भी एक मेले का आयोजन होता है। तो परशुराम कुंड मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, तो यह लोहित में होता है और लोहित कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में है। तो परशुराम कुंड मेले का आयोजन कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर। अगर कुछ प्रमुख तेलंगाना के उत्सव की देखें तो बथुकंबा, बोनालू, समक्का सरलम्मा, जतारा, बथुकंबा, बोनालू, मेद्राम जात्रा और समक्का सरलम्मा ये कहाँ के त्यौहार है, तो ये तेलंगाना में मनाए जाने वाले त्यौहार है, ये आपको ध्यान रखना है। अंबुबाची का मेला कहाँ पर लगता है, तो अंबुबाची का मेला असम में लगता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ होता है, तो नागालैंड में होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ पर होता है, तो गोवा में होता है। कहाँ पर, सिग्मो फेस्टिवल गोवा में होता है। जो मिर्च महोत्सव का आयोजन है कहाँ पर होता है, मध्य प्रदेश में होता है। और तानसेन समारोह का आयोजन भी कहाँ पर होता है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में होता है तानसेन समारोह का आयोजन। तो ये कुछ समारोह भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ICAR NBAGR हरियाणा से स्वदेशी नस्ल की मान्यता प्राप्त करने वाले गड्डी कुत्ते का संबंध किससे है, तो जो गड्डी कुत्ता है इसका संबंध हिमाचल प्रदेश से है। और अभी जो NBAGR हरियाणा में स्थित संस्थान है इसके द्वारा इसे स्वदेशी नस्ल की मान्यता दी गई है। NBAGR अर्थात राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान कहाँ पर स्थित है, यह राष्ट्रीय अनुवांशिक संस्थान पशु संस्थान तो यह करनाल हरियाणा में स्थित है। और इसने हिमाचल प्रदेश के जो गड्डी कुत्ता है, गड्डी कुत्ता इसे स्वदेशी नस्ल की मान्यता दी है। और जो यहाँ का यह गड्डी कुत्ता है इसे भारतीय पैंथर हाउंड कहा जाता है, क्योंकि ये जो हिम तेंदुए होते हैं, जो शीत क्षेत्र होते हैं, जो ठंडे क्षेत्र होते हैं बर्फ वाले, वहाँ पर यह हिम तेंदुओं से लड़ने के कारण इसे भारतीय पैंथर हाउंड कहा जाता है। यह हिम तेंदुओं से लड़ाई करता है इसलिए इसे भारतीय पैंथर हाउंड कहा जाता है। और पहरेदार कुत्ता होता है, अर्थात ये जो सतर्क ये चालाक कुत्ता होता है जो गड्डी कुत्ता है। और ये देसी नस्ल है, हिमाचल प्रदेश की यह घोषणा कर दी है जो करनाल हरियाणा में स्थित राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान है इसके द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 56 नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं की स्वीकृति किसने दी है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा नई 56 जो वाटरशेड विकास परियोजनाएं इन्हें मंजूरी दी गई है सिंचाई के लिए। प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना कृषि से संबंधित योजना है यह, और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसे मंजूरी दी गई है नई 56 वाटरशेड परियोजनाओं को। जो 56 नई वाटरशेड परियोजनाएं इनको मंजूरी दे दी गई है और 10 राज्यों में यह प्रारंभ होने वाली है। 10 राज्यों में से राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड भी इसमें शामिल है। इन राज्यों में इसे प्रारंभ किया जाएगा 10 राज्यों में। अगर बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो वर्षा जल का संचयन करना। जो 2.5 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि है, इन 10 राज्यों में जो 2.5 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि रखी है उसे सिंचाई के द्वारा उपजाऊ बनाना। और जो फसल उत्पादन है, फसल के उत्पादन में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना का, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर KS चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेज का विमोचन किसने किया है, तो डॉक्टर KS चौहान जी की पुस्तक है यह पार्लियामेंट पावर फंक्शंस एंड प्रिविलेज। इसका विमोचन हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया है। इसे हिंदी में कहेंगे संसद शक्ति कार्य और विशेषाधिकार, संसद शक्ति कार्य और विशेषाधिकार। और इसे लॉन्च किया है हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। और इसके लेखक कौन है, तो KS चौहान जी इसके लेखक है पुस्तक
पुस्तक के। अगर बात करें जो सांसद होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके विशेषाधिकार किस आर्टिकल में दिए गए हैं, तो जो आर्टिकल 105 है इसमें जो सांसद है उनके विशेषाधिकार वर्णित होते हैं। संसद का वर्णन कहाँ पर है, तो आर्टिकल 79 में संसद के बारे में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा, आर्टिकल 81 में लोकसभा का वर्णन है। और जो राष्ट्रपति होता है यह भी संसद का भाग होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति यह तीनों संसद के भाग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। तो कल के प्रश्नों को देखते हैं। हाल ही में क्रोएशिया के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है, तो क्रोएशिया के राष्ट्रपति कौन बने, जोरान मिलनोविक यह क्रोएशिया के राष्ट्रपति बने। भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति में शामिल हुआ है। इसकी स्थापना कब होती है, 2014 में। केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक निमेसुलाइड दवा पर प्रतिबंध लगाया है, तो इससे गिद्धों को मृत्यु हो रही थी। वर्ष 2025 में 77वीं सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ पर हुआ है, पुणे महाराष्ट्र में। हाल ही में लॉन्च मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो यह पुणे महाराष्ट्र में होने वाला है। चर्चा में रहे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर होने वाला है, तो निजामाबाद में रहने वाला है, तेलंगाना में। नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल कहाँ हुआ है, राजस्थान के पोखरण से सफल इसका अभी परीक्षण हुआ है। गान नगाई उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो मणिपुर में प्रारंभ हुआ है गान नगाई उत्सव। LVM-3 वाहन परियोजना के निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, तो इस रॉकेट के निर्देशक विक्टर जोसेफ जी के नेतृत्व में किया जाएगा। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह रियाद सऊदी अरब में प्रारंभ हुआ है। अब हम आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। हाल ही में तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किसने कर दिया है, रूस के द्वारा कर दिया गया है। हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय वनडे में 70 गेंदों में देश के लिए सबसे तेज शतक लगाने की उपलब्धि किसने हासिल की है, स्मृति मंधाना जी ने। ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी घोषित करेगा, तो मकरान को अपनी राजधानी बना सकता है ईरान। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया है, तो अजित कुमार मोहंती जी की अध्यक्षता में किया है। लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहाँ से लॉन्च किया है, तो उत्कर्ष को कहाँ से, चेन्नई से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है किसे यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र मिला है, तो जो मोइदम है इसे अभी मिला है यूनेस्को प्रमाण पत्र, जो कि असम का है। हाल ही में मवेशी से संबंधित कनुमा उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह तेलंगाना में मनाया जा रहा है कनुमा महोत्सव। हाल ही में ICAR NBAGR हरियाणा से स्वदेशी नस्ल की मान्यता प्राप्त करने वाले गिड्डी कुत्ते का संबंध कहाँ से है, तो यह कुत्ता कहाँ का, हिमाचल प्रदेश की देसी नस्ल है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 56 नई वाटरशेड विकास परियोजना को स्वीकृति किसने दी है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दी है। यह कृषि मंत्रालय नहीं है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दी है। हाल ही में डॉक्टर KS चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेज का विमोचन किसने किया है, तो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। धन्यवाद, जय हिंद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा।